आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 लाइव प्रोसेसेस के क्वेश्चन आंसर्स, और इसमें इस वीडियो में सारे इंटेक्स क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो सबसे पहला आपका इंटेक्स क्वेश्चन है, व्हाई इज़ डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। कि सिर्फ डिफ्यूज़न से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उससे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स पूरी क्यों नहीं हो सकती। तो आपको पता है कि सेल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में एयर के नहीं होते, और इसीलिए सेल ऑफ बॉडी से प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड कंप्लीट नहीं हो सकता बाय ओनली प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देयरफॉर डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ द मेन रीज़न डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट। नेक्स्ट है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। कोई ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है उसके लिए क्या मेन सबसे क्राइटेरिया है। तो द मेन क्राइटेरिया क्या क्या है, वो है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, दी आर द टू मेन क्राइटेरिया। इसके अलावा ग्रोथ और मूवमेंट भी है, बट ग्रोथ और मूवमेंट सेकेंडरी है। मेन क्राइटेरिया है अगर वो कोई अलाइव है इसका मतलब वो ब्रीद कर रहा है या रेस्पिरेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा आउटसाइड रॉ मटेरियल्स क्या इस्तेमाल होते हैं। तो जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ होते हैं, और हेट्रोट्रॉप्स उन्हीं को एज अ फूड यूज़ करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, एक आपका ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, ठीक है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स बनते हैं, लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर्स और इन सब का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑल ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज रॉ मटेरियल। तो हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिक मटेरियल एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन, और ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर फूड प्रोडक्शन में, एंड रेस्पिरेशन के लिए ऑटोट्रॉप्स भी ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल 4 प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन मीन्स फूड का इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन। रेस्पिरेशन उस फूड को ऑक्सीजन के साथ यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक एनर्जी जो फूड पार्टिकल है उसको पहुंचाना और फिर वहां से वेस्ट को कलेक्ट करना, और एक्सक्रीशन उस वेस्ट को बाहर निकालना। ये 4 मेन प्रोसेस है। इसके अलावा जो लाइफ प्रोसेस में एक आता है आपका रिप्रोडक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये लाइफ को ज़रूरी नहीं है, ये आपके उनको रेस को सर्वाइवल करने के लिए ज़रूरी है, बट ये एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन में है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला ऑटोट्रॉप, जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एंड इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो फर्स्ट डिफरेंस कि ऑटोट्रॉपिक में दे कैन मेक देयर फूड एंड हेटरोट्रॉपिक दे कैन नॉट मेक देयर फूड। ऑटोट्रॉपिक अब जो फूड बनाते हैं तो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और उससे आप फूड सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है ये इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड ये लेते हैं, तो इनऑर्गेनिक मैटर का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो डिपेंड करते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पे। एग्जाम्पल में सारे ग्रीन प्लांट्स एंड सम एल्गे आर अंडरगो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड ऑल द एनिमल्स, अधिकतर बैक्टीरिया और फंजाई, ये एनिमल्स बैक्टीरिया और फंजाई दे डू हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट है, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड वो प्लांट को कहाँ कहाँ से मिलता है। फर्स्ट रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। सेकेंड है वाटर। तो वाटर जो है वो रूट से अब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। नेक्स्ट है सनलाइट। तो सनलाइट भी प्लांट से मिलता है, प्लांट को सन से मिलता है, और ये क्लोरोफिल के द्वारा इसको
यूज़ किया जाता है। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल इट इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है और ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो ये 4 मेन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ जाता है। अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो आपको पता है जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका म्यूकस का लेयर, एक होता है आपका HCl और एक होता है आपका पेप्सिन एंजाइम। तो म्यूकस जो है वो HCl से बचाता है, लेकिन हमसे पूछा है HCl जो एसिड है HCl, इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले ये जो पेप्सिन एंजाइम है उसके फंक्शन के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। एंड सेकेंड, जो भी बैक्टीरियाज है फूड में, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको किल करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। थर्ड है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्या फंक्शन है। तो अब आपको पता है जो भी हम फूड खाते हैं, द फूड दैट वी ईट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का मेन रोल होता है टू ब्रेक डाउन दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स, और उससे फिर वो इजीली एब्जॉर्ब हो सकता है बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन थ्रू विलाई। ओके, नेक्स्ट है हाउ इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कराता है बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और इट ट्रांसफ़र इनटू द ब्लड फॉर इट्स सर्कुलेशन इनटू द बॉडी। तो ब्लड तक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डाइजेस्टेड फूड, और ये किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो उसके इनर लाइनिंग्स पे स्मॉल इंटेस्टाइन के एक न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिन्हें कहते हैं विलाई, और ये विलाई हाईली रिच सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ, जो कि एब्जॉर्ब फूड को हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, ये एडवांटेज क्या है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ओवर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए। तो आपको पता है और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दे यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन सराउंडिंग वाटर, जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसका इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि एयर जो है वो डिजॉल्व इन वाटर, वो डिजोल्यूशन एयर में काफ़ी कम होता है ऑक्सीजन का, तो एक्वेटिक एनिमल्स को उनका रेट ऑफ ब्रीदिंग मच फास्टर होता है और उनको बहुत जल्दी ब्रीथ करना होता है उस ऑक्सीजन को लेने के लिए। बट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या जो लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, दे कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऑक्सीजन होता है, कितना, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है ना। तो 21% ऑक्सीजन होने के कारण एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। इस वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू इजीली वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, और उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो लेस होता है देन एक्वेटिक, मच लेसर देन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पाथवेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, इसको ध्यान से समझ लो। इसमें कहा गया कि ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज जब किया जाता है तो क्या अलग अलग तरह के वेज होते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम कहते हैं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में ब्रेक डाउन होता है और उससे एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल मिलता है जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। तो सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब पायरुवेट और इसमें से भी एनर्जी निकलती है। इसके अलावा ब्रेकडाउन जो है पायरुवेट का अलग अलग पाथवे के दौरान डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी 3 तरह से ब्रेकडाउन होता है। पहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन, की कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अगर ऑक्सीजन हो, तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है तो उसमें क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स या इन ईट्स लाइक इट प्रोड्यूस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एंड प्रोडक्ट। और दूसरा अगर एबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तब पूरी तरह से डिग्रेड हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है, तो इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड द रिलीज ऑफ एनर्जी इज मच मोर देन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें काफ़ी एनर्जी रिलीज होती है, लगभग 30 ATP, इसमें 2 ATP रिलीज होता है। फिर है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स
ऑक्सीजन तो है बट प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो उसे हम कहते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें आपका ये मसल्स में होता है हमारे, जब हम ज़्यादा वर्कआउट कर लें या ज़्यादा आप भाग दौड़ करते हो तो उस टाइम पे आपके मसल्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल पाती, और तब जो कंपाउंड बनता है वो बनता है लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी, और यही लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं आपके बॉडी में। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, तो in our muscles pyruvate is converted into lactic acid और these cause muscle cramps। तो क्वेश्चन अगर आता है कि मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प्स। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग, जो हमने पढ़ा था पहले भी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब लंग्स से ऑक्सीजन आता है एल्वुलाई के द्वारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, तो वो ब्लड में जाता है और किसके साथ बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और उससे अलग अलग टिश्यूज़ तक, वो हार्ट तक जाता है और हार्ट उसे पंप करता है डिफरेंट टिश्यूज़ तक और डिफरेंट सेल्स तक चला जाता है वो। फिर जब उस सेल्स में रेस्पिरेशन होता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वाटर में मोर सॉल्युबल होता है तो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ इन डिजॉल्व फॉर्म और ब्लड प्लाज्मा से लंग्स तक, और फिर लंग्स से एयर एल्वुलाई से होते हुए लंग्स से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है लंग्स कैसे डिज़ाइन होते हैं टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज। तो लंग्स में क्या होते हैं, द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं एयर पैसेज के लिए, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के एंड जो है वो ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स में एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कहा जाता है एल्वुलाई। ठीक है, और एल्वुलाई में ये जैसे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, इसमें होते हैं एल्वुलाई लंग्स में, ये प्रेजेंट होते हैं लंग्स में और मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कराते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस। और एल्वुलाई के साथ बहुत थिन वॉल्स होती है और एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो अगर हम देखें अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमारे बॉडी में तीन मेन कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। फर्स्ट है आपका हार्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, उसमें मेन तीन पार्ट होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है कि हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, कि हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से रिसीव करता है और उसको फिर लंग तक पंप करता है, और लंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेके वो अंदर आ जाता है, और उससे फिर प्योरीफाइड ब्लड या आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके और फिर पूरे बॉडी तक पंप कर देता है। यह हार्ट का फंक्शन होता है। दूसरा है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, डाइजेस्टेड फूड को, हार्मोन्स को और नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया को। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, प्रोटेक्शन में डिजीज़ से ये हेल्प करता है। WBC होते हैं ना ब्लड में। उसके अलावा ब्लड वेसल्स क्या है, ये नेटवर्क है जिसके थ्रू ब्लड जो है पुश होता है बाय द हार्ट, फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। एक नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स में ये तीन होती हैं। आर्टरीज में मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज भी होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, और ऑल्सो कम बैक टू हार्ट थ्रू देम। तो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ब्लड है वो जब हार्ट से पुश किया जाता है तो अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, और फिर अलग अलग बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट तक इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचता है। तो ये तीन मेन फंक्शन और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। क्लियर हो गया। आगे है वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी है मैमल्स और बर्ड्स में। तो सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउ गुड सप्लाई। अगर हम सेपरेशन नहीं करेंगे तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। और इन एनिमल्स दैट गिव्स हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मैमल्स और बर्ड्स को हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
मैमल्स और बर्ड्स को कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू गेट एनर्जी एंड टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए उनको कांस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। प्लांट्स में जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है? तो आपको पता है 2 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में वेसल्स, ट्रैकिड्स और अदर जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, और इंटरकनेक्टेड वेसल्स और ट्रैकिड्स एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बनाते हैं। तो जाइलम से आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम से फूड का। तो ये रूट्स से बाकी पार्ट्स तक, बाकी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचते हैं थ्रू वेसल्स, ट्रैकिड्स। और जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम जो है वो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, जो फोटोसिंथेसिस से आते हैं और लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी तक पहुंचता है। नेक्स्ट, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड। अब पूरी तरह से आपको समझाना है वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये एक बार आया हुआ है 2015 में ये क्वेश्चन। तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल को जो अभी हमने पढ़ा कि मेनली जाइलम सेल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सॉइल से सबसे पहले एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब कैसे होता है? जो रूट्स के अंदर जाइलम सेल होते हैं, ये स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंडक्टिंग चैनल बनाते हैं जिसके थ्रू सभी प्लांट के बॉडी तक, हर पार्ट तक वाटर पहुंच जाता है। सबसे पहले सॉइल से लेते हैं। सॉइल, द सेल टेक्स आयंस फ्रॉम द सॉइल, और उससे अब क्योंकि नीचे ज़्यादा आयंस आ गए हैं तो एक कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस बन जाता है रूट और सॉइल में, और इस तरह से एक स्टेडी मूवमेंट होता है ऑफ वाटर इनटू जाइलम ऑस्मोसिस के थ्रू। और फिर जब एक ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ऑस्मोसिस के थ्रू, कि जहाँ पानी की कमी होती है और एक पानी जहाँ ज़्यादा होता है तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव होते रहता है। और ये जो लैक ऑफ वाटर है ये क्यों होता है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब जैसे मान लो आपके रूट से पानी जाना है और स्टोमेटा से पानी निकल रहा है, तो एक प्रॉपर पानी की ऊपर कमी होती रहती है। तो जैसे ऊपर पानी की कमी होगी नीचे से पानी वो पुल होगा, जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के कारण जो पुल होता है रूट्स के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, और एक सक्शन प्रेशर क्रिएट करता है और इसके रिजल्ट में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है रूट्स के थ्रू और वो बाकी बॉडी पार्ट्स तक, बाकी प्लांट के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। और जो इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर है फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट। रात में ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डे टाइम में तो ट्रांसपिरेशन पुल मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है। वाइल द इफेक्ट रूट प्रेशर फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन नाइट। जो रूट प्रेशर है वो रात में ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि डे टाइम के दौरान तो ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। तो रात में आपका रूट प्रेशर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है और दिन के टाइम ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है एट डे टाइम। तो ये है आपका 9th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था। तो हाउ आर वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो इस तरह से आप इसका कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब अगला है हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड। तो अब आपको पता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है, मूवमेंट ऑफ फूड, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये एनर्जी यूटिलाइज करने के बाद ये बनता है। और जो फूड बनता है लीव्स में उसको सीव ट्यूब्स के द्वारा, जो फ्लोएम टिश्यू के सीव ट्यूब्स हैं उसमें लोड करते हैं बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। और जब वाटर जो है वो एंटर करता है सीव ट्यूब्स में, उसके अंदर शुगर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच प्रेशर इन फ्लोएम टिश्यू अराइज। तो ऑस्मोसिस के थ्रू प्रेशर अराइज होता है और ये हाई प्रेशर जो फ्लोएम टिश्यू में बनता है उसकी वजह से फूड का मूवमेंट जो है वो अलग अलग पार्ट्स तक होता है। जहाँ लेस प्रेशर है, हाई प्रेशर टू लेस प्रेशर, फूड का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है और इससे फ्लोएम जो है वो बाकी ट्रांसपोर्ट करता है फूड को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ प्लांट। क्लियर। अब लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है, लास्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन। अब डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? तो दे आर द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट लगती है जो बहुत लार्ज नंबर्स में होती है। कुछ सब्सटेंस इनिशियल
फिल्ट्रेट जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इसके अंदर थ्रू द अलॉन्ग विद द ट्यूब। मेजर कंपोनेंट होते हैं नेफ्रॉन्स के 3, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल और लॉन्ग रीनल ट्यूब। अब इसमें क्या क्या होता है अगर हम देखें तो सबसे पहले ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर करता है और जिससे अलग अलग कैपिलरीज में जाते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं ग्लोमेरुलस से। तो इस ग्लोमेरुलस में तो वाटर और सॉल्यूट जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं टू द नेफ्रॉन्स एट बोमेंस कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है वो कहाँ, बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है, ये वाला जो है आपका बोमेंस कैप्सूल। और इसके अलावा एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में कुछ सब्सटेंस लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट्स ये दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है और अनवांटेड मॉलिक्यूल को यूरिन में ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा जो फिल्टर फिर मूव होता है ये एब्जॉर्ब होने के बाद, फिर ये लूप ऑफ हेनली, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली में जाता है जहाँ पर और ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद जो फिल्टर है वो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो उसे हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। ये होता है आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये होता है डिस्टल ट्यूब्यूल। तो फिर अब डिस्टल ट्यूब्यूल में अपवर्ड मूवमेंट होता है और फाइनली ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट में और इस कलेक्टिंग डक्ट से जो है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से अलग अलग नेफ्रॉन से कनेक्ट हो जाता है और कलेक्ट करके यूरिन को फिर हर एक यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स इन द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। एक कंडक्टिंग डक्ट से यूरेटर जुड़ा होता है और यूरेटर से फिर जाता है आपका यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स है। तो मेन ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस में पहले एंटर करता है, बोमेन्स कैप्सूल में ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद दो जो ट्यूब्यूल्स में उसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर के थ्रू किडनी से बाहर चला जाता है यूरिन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर और फंक्शन है आपका नेफ्रॉन का। नेक्स्ट है क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे छुटकारा पाने के लिए कैसे उससे गेट रिड होते हैं। तो प्लांट में गैसेस प्रोडक्ट्स जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं या स्टेम्स में लेंटिकल्स होते हैं उसके थ्रू। इसके अलावा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट हैं वो लीव्स के थ्रू या जो उनके बार्क हैं या छाल हैं वो पील ऑफ हो जाते हैं या फ्रूट्स के फेलिंग ऑफ फ्रूट्स के थ्रू अनवांटेड पार्ट बाहर निकल जाता है। इसके अलावा कुछ सिक्रीट्स करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ गम्स और रेजिन्स, उससे भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। जो सॉइल है उसके आसपास भी वो वेस्ट सिक्रीट करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्लांट अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। जो यूरिन प्रोड्यूस होता है उसे रेगुलेट कैसे किया जाता है। तो अब अमाउंट ऑफ यूरिन जो है हमने पढ़ा कि रेगुलेट होता है बाय किडनी और ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एक्सेस वाटर और जो वाटर डिज़ोल्व और वेस्ट जो डिज़ोल्व है वाटर में कितना, उसके ऊपर हमारा यूरिन का प्रोडक्शन रेगुलेट होता है। अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर की हम बात करें, जब वाटर अबंडेंट होता है बॉडी टिश्यू में तो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड आउट। तब जो यूरिन निकलता है वो डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। और अगर वाटर लेस क्वांटिटी में है तब जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ एक्सक्रीटेड। जब क्वांटिटी ऑफ वाटर टिश्यूज़ में ज़्यादा है तो डाइल्यूटेड यूरिन और ज़्यादा अमाउंट में यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है और जब वाटर हमारे बॉडी टिश्यूज़ में लेस क्वांटिटी में होता है तो कंसनट्रेटेड यूरिन, जिसमें आप देखते हो येलो कलर का यूरिन ज़्यादा निकलता है और कम निकलता है। और ये कब होता है, जब वाटर जो हमारे बॉडी टिश्यू में कम हो जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है पहला ये। सेकेंड है क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व वेस्ट। अगर डिज़ोल्व वेस्ट लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया या यूरिक एसिड और सॉल्ट्स ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। When there is more quantity of dissolved waste in food, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है बॉडी के अंदर डिज़ोल्व वेस्ट की तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए और ऐसे टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है। और थर्ड है हार्मोन्स। तो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय सर्टेन हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स के थ्रू भी रेगुलेट होता है जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ वाटर और सोडियम आयंस और फिर उसको नेफ्रॉन से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है।
ठीक है। और ये पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में हार्मोन्स। और वैसे अगर आपको लिखना हो तो ADH हार्मोन होता है, एंटी ड्यूटीरियक हार्मोन, जो कि ब्रेन से रिलीज़ होता है और वो रेगुलेट करता है किडनी, क्योंकि आपको और वाटर रिलीज़ करना है यूरिन को, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए या नहीं, तो वो हार्मोन होता है ADH, जिसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें ब्रेन और अलग अलग हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन इतने थे, जितने भी आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हमने कर लिए हैं इस बुक के। तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो। कोई डाउट है तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के, जो NCERT के एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। और तब तक आप इसको कर लो और इस चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।